हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टी टेस्ट पढ़ेंगे। टी टेस्ट गिवन बाय विलियम बासेट, जिसे स्टूडेंट टी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। So we will study about that. It is very important. So let us start. Tea taste. टी टेस्ट हम लोग स्मॉल सैंपल के लिए यूज करते हैं। इसे हम देखते हैं टी टेस्ट। ये पेन को थोड़ा सा टी टेस्टिंग नेसेसरी फॉर स्मॉल सैंपल्स। स्मॉल सैंपल्स के लिए टी टेस्ट जरूरी होता है। स्मॉल सैंपल का मतलब क्या हुआ? बिकॉज टी टेस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मल नहीं होता है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि दोनों तरफ जो डेटा होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल का मतलब हुआ कि यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, बहुत भागता चला जा रहा है। तो टी टेस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिकल नहीं होता, मतलब दोनों साइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। इसको करके छोटा सा दिखा, या पेन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, बढ़ता ही चला जाता है। ये पेन कंट्रोल खराब हो गया पेन, इसलिए मैं सिमेट्रिकल मतलब जो नॉर्मल कर्व होता है ना वो बेल शेप होता है। आपको याद होगा बेल शेप में क्या होता है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन दोनों तरफ होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने से क्या होता है कि वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, जिसमें कि एक बेल शेप कर्व होता है जिसमें कि दोनों साइड में मतलब एक्सटेंशंस होते हैं, और वो ये एक्स मतलब एक्सिस को टच नहीं करता है, तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने से वो नॉर्मल कहलाता है। लेकिन ये साइज सैंपल का 30 से कम होता है, छोटे साइज का होता है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का जो थ्योरी है, सांख्यिकी का सिद्धांत है, वो बताता है कि सैंपल में इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, जब ज्यादा होता है 30 से ज्यादा होते हैं सैंपल साइज, तब वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और उनके लिए टी टेस्ट का नहीं प्रयोग होता है, क्योंकि सैंपल्स लार्ज होते हैं तो वहाँ जेड टेस्ट का और सिंगल नहीं होता है, और जेड टेस्ट का प्रयोग होता है। टी टेस्ट के लिए हम जब सैंपल का साइज 30 से कम होता तो टी टेस्ट का प्रयोग करते हैं। टी टेस्ट हमें बताता है कि कोई भी दो ग्रुप है, हम दो ग्रुप का स्टडी करते हैं, तो उसमें ये बताता है कि उन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना सिग्निफिकेंट है, कितना मतलब ध्यान देने योग्य। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण है। ये हमें बताता है कि इफ द डिफरेंसेस, अगर डिफरेंसेस है जो मीन में जो हम डिफरेंस है वो मतलब अगर ज्यादा डिफरेंस है तो वो बाई चांस नहीं हो सकता है। हम ये डिफरेंस को मेजर करते हैं टी टेस्ट के द्वारा कि तो मीन में कितना डिफरेंस है। इसको स्टडी करने के लिए टी टेस्ट का दो ग्रुप पर हम स्टडी करते हैं, तो टी टेस्ट का प्रयोग होता है। इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं कि टी टेस्ट रियल लाइफ में हम क्या करते हैं, एवरेज को कंपेयर करते हैं। एवरेज से है कितनी डेटा का एवरेज से है, तो टोटल नंबर ऑफ डेटा जो डेटा का एडिशन है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। जितने केसेस, जैसा कोई 10 केसेस हैं और सबके अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 11, 12 लाइक दैट,
तो वन वी डू, हम सारे नंबर्स को जोड़ देंगे और 10 से उसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है। तो ये रियल लाइफ में हम एवरेज को कंपेयर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है कि ड्रग कंपनी है जो कि चाहती है कि एक नया कैंसर ड्रग बना है, उसको टेस्ट करना चाहती है कि ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी को या तो कैसे बढ़ाती है, ड्रग से उनको यूज करने वाला आदमी का लाइफ एक्सपेक्टेंसी किस हद तक बढ़ता है। तो एक्सपेरिमेंट किया जाता है और जिसमें कि एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारा जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है उसमें एक कंट्रोल ग्रुप होता है, एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप होता है। मतलब कंट्रोल ग्रुप को हम पुराने तरीके से रखते हैं और एक्सपेरिमेंट ग्रुप में नई चीज का प्रयोग करते हैं। तो कंट्रोल ग्रुप हम लोग एक कंट्रोल ग्रुप जो है उसमें हम क्या करते हैं कि वो प्लेसिबो या शुगर पिल, मतलब उनको ऐसी दवा, प्लेसिबो का मतलब होता है कि दवा कर कुछ ऐसी चीज जो हार्मलेस हो ऐसी चीज दी जाती है, या तो शुगर पिल हो सकता है या ऐसे ही प्लेन कोई भी दवा, मतलब जिसमें कोई मेडिकेटेड ना हो ऐसी चीज दी जा सकती है। तो कंट्रोल ग्रुप का रिजल्ट जब ये दिया गया, जो मेडिसिन नहीं है, जो मेडिसिन नहीं दिया गया, मेडिसिन की जगह पर कुछ भी ऐसा दे दिया गया कि ग्रुप को लग रहा है कि वो मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट वो मेडिसिन नहीं है, क्योंकि जो भी टैबलेट या जो भी कैप्सूल उनको दिया गया उसका मेडिसिनल वैल्यू नहीं है, उसमें मेडिसिन नहीं है। तो कंट्रोल ग्रुप का रिजल्ट आया कि अगर उनको कह के दिया जाए कि आपको दवा दी जा रही है, इसका असर देखेंगे, तो उनका रिजल्ट आया कि उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो था वो 5 साल बढ़ा। और जो ग्रुप दूसरा जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था जिसको कि नया ड्रग दिया गया, तो उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी मान लीजिए +6 इयर्स हुआ। ये पहले ग्रुप का +5 इयर्स और दूसरे का 6 इयर्स। तो ये कहे कि ड्रग, इससे क्या साबित हुआ कि जो लोग ड्रग नहीं लिए और जो ड्रग लिए, तो जो ड्रग लिए उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी +6 बढ़ा। तो बट लेकिन ये हो सकता है कि कोई चांस, जस्ट चांस फ्लिप हो सकता है। तो इसको जांचने के लिए ये चांस, तो रिसर्चर क्या करेंगे, टी टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि रिजल्ट ऐसा फिर रिपीट होता है कि नहीं फॉर एंटायर पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन पर इसको टेस्ट करके, इस टेस्ट को रिपीट करके वो देखेंगे ये पूरे पॉपुलेशन पर ऐसा ही इफेक्ट होता है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो फिर वो ड्रग सक्सेसफुल होगा पूरे पॉपुलेशन पर, अगर ऐसा दिखाता है तो टी टेस्ट क्या है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट है और जो कि ये होता है दो ग्रुप के दो मीन को कंपेयर करने के लिए, और ये हाइपोथेसिस को, परिकल्पना को टेस्ट करने में भी यूज होता है कि ये परिकल्पना को टेस्ट करने में भी यूज होता है। ये बतलाता है कि वेट फॉर ए मिनट, कि वो ये प्रोसेस या जो ट्रीटमेंट चल रहा है इसके साथ सही में यह जो भी पॉपुलेशन पे टेस्ट किया जा रहा है उनके लिए यूजफुल है या नहीं, या उनके हित में है या नहीं, क्या दोनों ग्रुप एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंट ग्रुप में कोई अंतर हो रहा है। तो ये टेस्ट किसने डेवलप किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये विलियम सीली गॉसिप नाम के एक इंग्लिशमैन थे, जो एक छद्म नाम, स्टूडेंट के नाम से उन्होंने ये टेस्ट बनाया थे। इसे बहुत बार स्टूडेंट्स की टेस्ट भी कहा जाता है। तो जब भी स्टूडेंट की टेस्ट कहा जाएगा तो इसी टेस्ट को बताते हैं, जिसे विलियम सीली गॉसिप ने बनाया था। और ये इसको डिटरमाइन करने के लिए ये दो सेट ऑफ डेटा अगर होते हैं तो वो डिटरमाइन करता है या बताता है कि ये वो दोनों सेट एक दूसरे से अलग हैं या नहीं। ये पैरामीट्रिक टेस्ट है। पैरामीट्रिक मतलब पैरामीट्रिक का मतलब होता है पॉपुलेशन, वहां से हम सैंपल्स लेते हैं, तो पैरामीट्रिक टेस्ट है। और ये टी टेस्ट क्या है,
वो ऐसे सैंपल्स को टेस्ट करने में यूजफुल है। ये सैंपल्स हम लाते हैं पॉपुलेशन से, तो इसीलिए इसे पैरामीट्रिक टेस्ट कहा जाता है। और वैसे सैंपल्स का टेस्ट करता है जिनका साइज 30 से कम है। 30 से कम साइज वाले जो सैंपल्स होते हैं उसमें टी टेस्ट का प्रयोग होता है। तो पैरामीट्रिक टेस्ट और टी टेस्ट इज यूजफुल फॉर, ये क्लियर हो गया कि जिस सैंपल का साइज छोटा होगा वहां पर टी टेस्ट का यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, टी टेस्ट क्या है? ये एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, पहले हमने कहा मीन, हमने दो चीजें हमें इसमें देखना होता है, एक मीन और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। दो सैंपल्स जो कि हमारे पास दो आंकड़े होते हैं उनके मीन और सैंपल्स हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं और उसके बाद दोनों को कंपेयर करते हैं कि इसमें दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। तो किसी भी प्रयोग में टी टेस्ट माइट बी यूज्ड टू कैलकुलेट, कोई डिफरेंस पाने के लिए कि है कि नहीं कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। तो या फिर रिजल्ट जो भी आ रहा है वो सिंपल चांस है कि मतलब ऐसे ही निकल जा रहा है या सही में डिफरेंस है। तो इसको टेस्ट करने के लिए टी टेस्ट का प्रयोग होता है। टी स्कोर क्या होता है? टी स्कोर एक रेशियो है बिटवीन डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स एंड डिफरेंस विद इन द ग्रुप्स। मतलब क्या है कि टी स्कोर बताता है कि दो ग्रुप में क्या अंतर है या ग्रुप के अंदर ही कितना क्या अंतर है, विद इन ग्रुप्स, ग्रुप के अंदर में क्या अंतर है। तो जितना ज्यादा टी का स्कोर होता है उतना ज्यादा डिफरेंस होता है ग्रुप्स के बीच में। अगर दो ग्रुप्स में बहुत ज्यादा टी स्कोर होता है तो ये दोनों में डिफरेंस ज्यादा होता है। अगर रेशियो अगर ज्यादा हो, सपोज कि किसी का 10, मतलब रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात, उसको डिवाइड करते हैं तो रेशियो ज्यादा अगर आया टी स्कोर का तो उसका मतलब कि ग्रुप में डिफरेंस ज्यादा है। अगर रेशियो कम आया तो इसका मतलब हुआ कि ग्रुप में सिमिलरिटी है, डिफरेंसेस कम है। तो टी स्कोर आता है, अगर 30 आता है, 30 कब आएगा? जब एक का 30 हो दूसरे का 10 हो तो 3 आएगा। डिवाइड करेंगे, रेशियो निकालेंगे तो इसमें क्या होगा कि टी स्कोर ऑफ 3 क्या बतलाता है कि 3 टाइम, मतलब 3 टाइम्स डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर। दोनों ग्रुप एक दूसरे से कितने टाइम्स अंतर है, कितने टाइम्स का अंतर होगा? 3 टाइम्स का अंतर है, या as they are within each other। बट जब टी टेस्ट का स्कोर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसमें रिजल्ट्स क्या होगा? When we run a t-test, the bigger the t-value, the more likely it is that the results are repeatable। जितना ज्यादा टी स्कोर में अंतर होगा उतना ज्यादा वो रिजल्ट रिपीट होगा। सपोज वो दवा फायदा कर रही है, इसका मतलब कि वो बार बार रिपीट होगी। तो लार्जर टी स्कोर क्या बताता है कि ग्रुप्स डिफरेंट है और स्मॉलर टी स्कोर बताता है कि ग्रुप्स आर सिमिलर। ठीक है, लार्ज स्कोर होने पर अंतर और कम स्कोर होने पर सिमिलर। अगर सैंपल साइज n इज लेस देन 30, जब 30 से कम होता है सैंपल साइज तभी टी टेस्ट लगता है। तो ये जिसे हम स्मॉल सैंपल कहेंगे। 30 से कम साइज होने पर वो स्मॉल सैंपल होगा और स्मॉल सैंपल के लिए सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या होता है? टी, एफ और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जब हम स्मॉल सैंपल के लिए स्टडी करते हैं तो इसको हम स्मॉल सैंपल थ्योरी कहते हैं। मतलब जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में छोटे साइज n से तो 30 से कम नंबर वाले सैंपल्स होते हैं, कम नंबर के सैंपल्स होते हैं, तो उसे हम स्मॉल सैंपल कहते हैं। और इसमें सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो हम स्मॉल सैंपल के सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं तो इसे हम स्मॉल सैंपल थ्योरी कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बना कि स्मॉल सैंपल थ्योरी क्या है, तो ये स्मॉल सैंपल्स का सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम स्टडी करते हैं तो इसे स्मॉल सैंपल थ्योरी कहते हैं। टी टेस्ट क्या है? टी टेस्ट स्मॉल सैंपल के लिए है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशंस जो होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते। नॉर्मल नहीं होने का मतलब है कि वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि वो दोनों साइड में इक्वल, मीन के दोनों साइड में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। परफेक्ट ट्राई कर रही हूँ। इस तरह से होता है। तो ये मीन होता है, यहाँ पर मैं रफ बना रही हूँ, तो मीन यहाँ 0 होता है और दोनों साइड में जो सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है
वो इक्वल होता है। लेकिन ये टी टेस्ट में क्या होता है, इस सैंपल का साइज स्मॉल होता है, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। ठीक है, तब क्या होगा, अगर सैंपल का साइज ज्यादा होगा तो वहां पर गेट टेस्ट का यूज होगा। टी टेस्ट क्या बताता है, हमें एवरेज वैल्यू दो डेटा का कंपेयर करने में हमें मदद करते हैं, और ये भी डिटरमाइन करते हैं कि वो सेम पॉपुलेशन से तो नहीं आ रहे हैं। तो हमने जो ऊपर एग्जांपल देखा, तो सैंपल ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास ए एंड अनदर सैंपल ऑफ क्लास बी। अगर दो क्लास का हम सैंपल ले रहे हैं, एक क्लास ए का और दूसरा बी से, तो क्या हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोनों का मीन भी सेम होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम होगा, क्योंकि हम दूसरे क्लास से ले रहे हैं। अगर हम एक ही क्लास के दो ग्रुप बनाते हैं तो फिर संभावना फिर भी होती है कि सेम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हो। इट इज नॉट नेसेसरी बट मे बी। लेकिन जब हम अलग अलग सेक्शन से ले रहे हैं ग्रुप, तो फिर यहाँ पर हम ये नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम होगा। तो टी टेस्ट is a test for statistical significant difference between two groups। मतलब जो भी डिफरेंस है दोनों ग्रुप के बीच में, वो सांख्यिकी के हिसाब से सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट डिफरेंस का क्या मतलब हुआ कि रिजल्ट्स आर सीन, जो भी रिजल्ट आ रहा है वो क्या है कि जो रिजल्ट आ रहा है वो सैम्पलिंग एरर की वजह से नहीं है, नॉट ड्यू टू चांस, या ना तो बाई चांस आ गया है। ऐसा नहीं, जो डिफरेंस है वो बाई चांस नहीं है, ना ही सैम्पलिंग में कोई एरर हुआ है। सैम्पलिंग में एरर हो सकता है कि हमने सही सैंपल नहीं दिया इस तरह का, तो वो सैम्पलिंग एरर भी नहीं है, ना ही चांस की वजह से है, बल्कि इन एनी एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन जो हम कर रहे हैं, सैम्पलिंग एक पॉपुलेशन से सैम्पलिंग में जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वहाँ हमेशा ये संभावना है कि ऑब्जर्व इफेक्ट हैव अकर्ड ड्यू टू सैम्पल। जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सैम्पलिंग एरर की वजह से हो सकता है, ठीक है, बट रिजल्ट सिग्निफिकेंट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेटर क्या कंक्लूड कर सकता है कि ऑब्जर्व इफेक्ट क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, ना कि बाई चांस एरर जो आ रहा है या डिफरेंस जो आ रहा है। सिग्निफिकेंट जो डिफरेंस है वो बाई चांस नहीं है, बल्कि वो एक जो भी पॉपुलेशन से हमने सैंपल लिया है उसका कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, उसकी विशेषता को बता रहा है। किसी भी सिग्निफिकेंस टेस्ट में दो पॉसिबल हाइपोथेसिस या परिकल्पना होती है। तो पहला हाइपोथेसिस होता है नल हाइपोथेसिस, जिसे हम H0 से भी बताते हैं, ठीक है। नल हाइपोथेसिस को हम H0 भी बताते हैं। H0 क्या बोलता है, जो कि स्टेटमेंट है कि वो निगेट करता है। नल हाइपोथेसिस क्या करता है कि कोई भी, इसको हम H0 से दिखाते हैं कि वो क्या करता है, निगेट करता है कि देयर इज नॉट अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स। वो नल हाइपोथेसिस निगेट करता है, मतलब बोलता है कोई डिफरेंस नहीं, दो ग्रुप हम लियो, दोनों ग्रुप में कोई अंतर नहीं है, और जो भी डिफरेंस आ रहा है वो ऑब्जर्व डिफरेंस, तो मतलब ये मान के चल रहा है कि दोनों ग्रुप में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर कोई डिफरेंस दिख रहा है तो वो बाय चांस है, चांस की वजह से, या फिर सैंपलिंग में एरर हुआ है उसकी वजह से है। इसको एक एग्जांपल से बताया गया कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ग्रुप। ट्रीटमेंट ग्रुप से घबराना नहीं है, उसको एक्सपेरिमेंट ग्रुप भी कहते हैं। ट्रीटमेंट ग्रुप और एक्सपेरिमेंट ग्रुप सेम होता है, ठीक है, उसका नाम है ये एक्सपेरिमेंट। मतलब एक ग्रुप को हमने कंट्रोल किया हुआ है जिस पर हम कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और दूसरे ग्रुप को हमने एक्सपेरिमेंट ग्रुप बनाया है, उस पर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो एंजाइम एक्टिविटी को हम टेस्ट कर रहे हैं, एंजाइम का एक्टिविटी टेस्ट कर रहे हैं। तो एक कंट्रोल ग्रुप है और एक
ट्रीटमेंट ग्रुप है, तो ट्रीटमेंट ग्रुप में कुछ एंजाइम दिया जा रहा है और उनमें नहीं दिया जा रहा है। तो दोनों में जो अंतर आ रहा है, दोनों ग्रुप के मीन में जो अंतर आ रहा है वो क्या होगा, जो अंतर आएगा वो ड्यू टू चांस हो सकता है या ड्यू टू चांस या सैंपलिंग एरर की वजह से हो सकता है। ठीक है, ये नया हाइपोथेसिस मानता है। ये इसको हमने एग्जांपल से देखा कि दोनों में जो अंतर है। दूसरा भी एग्जांपल दिया गया है, इससे हम ये समझते हैं कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है ब्लड प्रेशर में, जो कि मतलब पहले ब्लड प्रेशर लिया गया ट्रीटमेंट के पहले और ट्रीटमेंट के बाद ब्लड प्रेशर लिया गया, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। नल हाइपोथेसिस ये मानता है। और अगर कोई डिफरेंस दिखता है दोनों में तो क्या होगा, ये ड्यू टू चांस और सैंपलिंग एरर। नल हाइपोथेसिस ये मानता है। ठीक है, तो ये नल हाइपोथेसिस क्लियर हो गया कि नल हाइपोथेसिस मानता है कि कोई डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस है तो ये ड्यू टू चांस है या सैंपलिंग एरर की वजह से है। अब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसको हम लोग H1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं H1। ठीक है, ये बोलता है कि दोनों ग्रुप में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ये मानता है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप, और वो डिफरेंस दिख रहा है, ऑब्जेक्ट डिफरेंस, वो सैंपलिंग एरर या चांस की वजह से नहीं है। नल हाइपोथेसिस होता है एरर है जो अगर तो वो सैंपलिंग या चांस की वजह से बाय चांस हो गया है, लेकिन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसको नहीं मानता, बोलता है देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो अब उसके एग्जांपल से बताया कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ग्रुप। वही एग्जांपल को लिया गया है कि दो ग्रुप है, कंट्रोल और ट्रीटमेंट ग्रुप, जिसपे एंजाइम का एक्टिविटी को देखा जा रहा है। तो किसी कंट्रोल ग्रुप में एंजाइम नहीं दिया जा रहा है और ट्रीटमेंट ग्रुप या एक्सपेरिमेंट ग्रुप में एंजाइम का प्रयोग कर रहा है। तो ये जो डिफरेंस दिख रहा है दोनों के मीन में डिफरेंस, तो वो क्या है, वो चांस या एरर की वजह से नहीं है। इसी तरह से ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, जो बिफोर और आफ्टर ट्रीटमेंट जो है ब्लड प्रेशर में जो डिफरेंस दिख रहा है, वो डिफरेंस जो दोनों का दिख रहा है वो भी चांस की वजह से नहीं है, ना तो सैंपलिंग एरर की वजह से है। इस तरह से H0 और H1 दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अब टी टेस्ट का फॉर्मूला, टी टेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, तो ये मीन है, ये ग्रुप 1 का मीन है, x1 is the mean of group 1 and x2 is the mean of group 2। ठीक है, दो ग्रुप का हमको देखना है, तो दोनों का मीन हुआ h1 is the standard deviation of group 1 and S2 is the standard deviation of group 2. N1 is the number size of the group 1 and N2 is the size of group 2. तो T is the T test। तो हम इस तरह से एक ग्रुप के मीन को दूसरे ग्रुप के मीन को माइनस करते हैं, फिर इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं और उसके बाद हमें जो T का वैल्यू आता है उसके आधार पर फिर हम उसका लेवल ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यहाँ x1 हमने बता दिया क्या क्या है, ये सारी चीज की है x1 s1 n1। आगे बढ़ते हैं लोग, टी वैल्यू और पी वैल्यू। अब सवाल है कि अगर जो वैल्यू आ रहा है वो कितना बड़ा है, कितना बड़ा वैल्यू होना चाहिए, तो उसमें अंतर दिखेगा। तो हर टी वैल्यू का एक पी वैल्यू होता है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू जिसको कहते हैं। तो गो विथ एक, तो पी वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी, वो संभावना बताता है कि दैट रिजल्ट्स फ्रॉम योर सैंपल डेटा अकर्ड बाय चांस। पी का वैल्यू से पता चलता है कि आपका जो डिफरेंस आ रहा है, जो अंतर आ रहा है दोनों में, वो इस संभावना को बताता है कि वो बाई चांस आया है क्या। तो पी वैल्यू क्या होता है, 0 से लेकर 100% तक होता है। अब हमें देखना है कि पी वैल्यू प्रोबेबिलिटी बताता है कि आपका जो आंकड़ा आया है या रिजल्ट आया है वो बाई चांस आया है। तो दे आर यूजुअली रिटन एज डेसिमल। जैसे पी का वैल्यू अगर 5% आता है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.05। तो जब पी का वैल्यू कम आएगा तो इसका मतलब होगा कि जो भी डेटा है वो
बाई चांस नहीं आया है, जो भी आपका आंसर आ रहा है या जो भी डिफरेंस आ रहा है वो बाई चांस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर पी वैल्यू 101 है, 1 है तो उसका क्या मतलब है कि वहां पर केवल 1% प्रोबेबिलिटी है कि रिजल्ट्स फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट हैपेंड बाय चांस। ये बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि 1% चांस है कि बाई चांस आया होगा। इन मोस्ट केस क्या होता है, पी वैल्यू जो होता है वो 5% होता है, 0.05। इसका क्या मतलब है कि mean accepted to mean the data is valid, और इसमें क्या होता है 5% आने के बाद इसको हम ये मानते हैं कि डेटा जो भी आया है वो वैलिड है, मतलब वो बाई चांस नहीं है। इसको देखिए, पी टेस्ट का रिजल्ट का क्या मतलब होता है कि अगर पी का वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0.05 या 0.01, इसका क्या मतलब होगा कि लाइकली टू बी रिजल्ट, मतलब चांस क्या है कि बाई चांस आया है, मतलब दोनों जो सैंपल है वो ए और बी बराबर है, चांस जो है डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब नल हाइपोथेसिस जो हमने लिया था वो करेक्ट है। नल हाइपोथेसिस करेक्ट है, मतलब हमने लिया कि देयर इज नो डिफरेंस। नल हाइपोथेसिस तो यही बोलता है ना कि देयर इज नो डिफरेंस, जो भी डिफरेंस आया है वो बाय चांस आया। तो ये नल हाइपोथेसिस जब करेक्ट हो गया तो हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर जो दो ग्रुप हमने लिया वो दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं, ठीक है। अब दूसरा होता है कि पी का वैल्यू 0.05 से ज्यादा हो या इक्वल हो या 0.01, इसका मतलब है कि रिजल्ट चांस की वजह से नहीं आया है, मतलब कि ए और बी बराबर नहीं है, ठीक है। डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, इसलिए नल हाइपोथेसिस जो लिया गया था कि दोनों में अंतर जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, वो गलत हो गया। यहाँ पर एक नल हाइपोथेसिस क्या हो गया, रिजेक्टेड हो गया। तो रिजेक्ट हो गया तो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है कि वो बोल रहे हैं कि कोई रिलेशन नहीं है, नल हाइपोथेसिस पहला में, तो वो एस्टैब्लिश हो गया कि हाँ नहीं है, लेकिन दूसरा में नहीं एस्टैब्लिश हुआ, इसलिए नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड हो गया और रिलेशनशिप दोनों के बीच में एस्टैब्लिश हो गया, ठीक है। क्लियर है। अब हम लोग कहेंगे कि अगर टी का वैल्यू पॉजिटिव है और if the first mean is larger than second and negative if it is small and larger than the second, पहला मीन जो है अगर टी वैल्यू पॉजिटिव है तो पहला मीन और पहला मीन बड़ा है देन द सेकेंड, और तो टी वैल्यू पॉजिटिव होगा जब पहला मीन लार्जर होगा। हमने देखा था ना, क्या था, मैं बता रही हूँ आपको कि फर्स्ट मीन हमारा था फॉर्मूला में x1 माइनस x2, तो अगर x1 लार्जर हो जाता है तो क्या होगा, x1 लार्जर x2 से होगा एंड सेकेंड एंड तो क्या होगा, टी का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव हुआ तो, और अगर ये नेगेटिव हो गया तो टी का वैल्यू सेकेंड एंड नेगेटिव होगा जब ये स्मॉलर हो जाएगा। अगर x1 x2 से स्मॉलर हो गया, x1 x2 से ग्रेटर, तो क्या होगा कि टी वैल्यू पॉजिटिव होगा, टी वैल्यू पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ये भी ठीक है। और अगर t का वैल्यू x1 is lesser than x1 is lesser than x2, तो t का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव,
नेगेटिव। ठीक है, तो वंस ये हमारा निकल जाएगा तो हम टेबल ऑफ सिग्निफिकेंस का टेबल होता है, उसमें सिग्निफिकेंस लेवल पर हम देखेंगे कि रेशियो लार्ज है तो डिफरेंस दोनों ग्रुप के बीच में क्या होगा कि likely to have a chance finding और latest of significance researcher need to set a risk limit। बस हमें इतना समझ लेना है कि अगर मीन ज्यादा है तो x1 का तो पॉजिटिव होगा टी वैल्यू, और अगर मीन x1 का कम हो तो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हम लोग टी टेस्ट का एडवांटेज क्या है कि वी टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन ऑफ द ग्रुप। दो ग्रुप का मीन का डिफरेंस देखते हैं, इससे हमें पता चलता है कि मीन में जो डिफरेंस है वो रियली है या चांस ड्यू टू चांस फैक्टर है। दूसरा है कि हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ अ ट्रीटमेंट इवन टू टू ग्रुप्स और टू ए सिंगल ग्रुप। अब हम ये इसका इफेक्टिवनेस भी चेक कर सकते हैं कि जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है दो ग्रुप में या एक ग्रुप में उसका क्या प्रभाव है। तो मैथमेटिकली टी टेस्ट क्या है, एक सैंपल फॉर्म लेता है फ्रॉम ईच ऑफ द टू सेट्स और एस्टैब्लिशेस द प्रॉब्लम स्टेटमेंट बाय अज्यूमिंग अ नल हाइपोथेसिस। अब हम लोग नल हाइपोथेसिस भी देख लिए, ये मान के चलता है कि कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों मीन बराबर हैं। तो ये based on applicable formula certain values are calculated, फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेटेड या दिया रहता है और उसके बाद नल हम ये देखते हैं कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। अगर नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट होता है, इसका मतलब है कि डेटा रीडिंग्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है और ये बाई चांस जो भी डिफरेंस है वो बाई चांस नहीं है। तो टी टेस्ट जस्ट वन ऑफ मेनी टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट में से टी टेस्ट का इसके लिए प्रयोग होता है। और स्टैटिस्टिशियन जो थे वो जो मस्ट एडिशनली यूज टेस्ट अगर टी टेस्ट के अलावा भी टेस्ट को वो प्रयोग करते हैं ज्यादा वेरिएबल्स को टेस्ट करने के लिए। जब सैंपल साइज बड़ा होता है तब वो ये टेस्ट को यूज करते हैं। तो तीन टाइप के टी टेस्ट हैं जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट टेस्ट के रूप में रिकॉग्नाइज होते हैं। तो टी टेस्ट की कुछ फैक्ट्स हैं, की फैक्ट्स जिसे हम देखते हैं जल्दी जल्दी। टी टेस्ट एक इन्फरेंस निकालने वाला स्टैटिस्टिक्स है जिससे हम डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी दो ग्रुप के मीन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। दूसरा टी टेस्ट वन ऑफ मेनी टेस्ट जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए भी स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है, जैसे H0 और H1 नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हमने टेस्ट किया। टेस्ट किया। टेस्ट को करने के लिए तीन की डेटा वैल्यूज चाहिए। इसमें क्या है कि मीन वैल्यूज चाहिए, नंबर ऑफ सेट्स चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन। नंबर ऑफ डेटा वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन, तीन इंफॉर्मेशन, तीन चीज हमें चाहिए तब हम टी टेस्ट निकाल सकते हैं। There are several different types of t-tests that can be performed depending on the data and types of analysis. बहुत तरह के t-tests हैं जो कि डेटा के अनुसार निर्धारित होते हैं। t वैल्यू और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? तो t-test दो वैल्यू देता है, t वैल्यू एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमने देखा 0.05 and 101। t वैल्यू इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस, ये रेशियो है दोनों मीन के अंतर का, टू सैंपल सेट्स का, और जो अंतर उनमें होता है विभिन्न सैंपल सेट। तो जब न्यूमरेटर वैल्यू मीन ऑफ टू सैंपल सेट का इज स्ट्रेट फॉरवर्ड टू कैलकुलेट एंड द डिनोमिनेटर ऊपर का x1 - x2 आसान है, लेकिन नीचे का जो है उसमें क्या है s1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 माइनस
और रूट अंडर के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है उसको कैलकुलेट करने में। तो डिनोमिनेटर में होता है रेशियो इज द मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन और वेरिएबिलिटी। वो क्या बताता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर से वो डिस्पर्शन बताता है और वेरिएबिलिटी बताता है। तो हायर वैल्यू जो की वैल्यू होता है तो उसका रिजल्ट आता है, जिसको हम टी स्कोर कहते हैं, वो बताता है कि दोनों सैंपल सेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और स्मॉलर टी वैल्यू बताता है कि दोनों के बीच में ज्यादा सिमिलरिटी है। तो क्या होता है, लार्ज टी स्कोर क्या बताता है कि न्यूट्रलिटी, और स्मॉल टी स्कोर बताता है कि इसमें ग्रुप सिमिलर है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताता है कि नेबर्स टू द वैल्यू इन स्टडी दैट हैज फ्रीडम टू वैरी, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम से पता चलता है कि जो वैल्यू है उनको कितना फ्रीडम है वैरी करने का, और वो कितना इम्पोर्टेंट है नल हाइपोथेसिस की वैलिडिटी को असेस करने के लिए और उसका इम्पोर्टेंस को बताने के लिए। तो इन वैल्यूज का जो हमको निकालते हैं वो इन वैल्यूज को निकालते हैं वो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन द सैंपल से। तो इस तरह से मुझे लगता है कि टी टेस्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू।